हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। सो आज के वीडियो हम लोग जानेंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या है। स्ट्रेट लाइन के सारे कंसेप्ट्स को कवर करेंगे और हम ना एक बहुत अच्छा सा सेशन इस पे लेंगे। पिछले सेशन में हमने बताया था आपको कि बैच इन्फॉर्मेशन क्या है, कैसे हम इस बैच को लेने वाले हैं, जिसमें मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को लिया था पूरा, है ना, वहाँ पे हमने समझाया था और बाकी पूरी बैच इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने कहा था कि जो भी क्लासिफिकेशन नंबर्स वाला पार्ट है, जो भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड पार्ट होता है, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक बोला था, मैंने कर दिया रखा है, जो कि मेरे एक पुराने वीडियो का लिंक है, दूसरे चैनल का, लेकिन वो बहुत ही अभी भी सफिशियंट है अपना अभी भी ऐसे अच्छे दिखाने के लिए, ठीक है। तो बस उसी प्रकार से मैंने उसको कर दिया था पिन। मैंने कहा था उसको सर्च कर लो और देख लो, बढ़िया सा वीडियो है और कुछ 2-2.5 घंटे का वीडियो होगा जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से, तो वो ख़त्म कर लो उससे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने फिर इसीलिए थोड़ा सा टाइम लिया मैंने, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। वो उसके पीछे का रीज़न था कि मैं एक बुक पे काम कर रहा था, जो मैंने बुक अपनी पब्लिश कर दी है ना, जिसका नाम बेसिक मैथ्स है। तो अगर आप अमेजोन पे जाएंगे और लिखेंगे फंडामेंटल मैथ्स, है ना, फंडामेंटल बेसिक मैथ्स बाय राउल सर, तो बुक आ जाएगी। जिसका मैंने, अगर आप देखेंगे तो कम्युनिटी पोस्ट जो होता है हमारे पास यूट्यूब चैनल में, उसमें भी मैंने लिंक को पिन कर रखा है। और अभी शायद किंडल का कुछ ऑफर भी चल रहा है, तो वो एक प्रकार की ई बुक है, पूरी बेसिक मैथमेटिक्स पे अच्छी है, तो किंडल का ऑफर चल रहा है, तो बढ़िया है एकदम। कोई अगर मान लो अच्छा सा दिख जाए, अभी शायद मैंने परसों देखा था, तो शायद वो 0 रुपीज़ पे थी, यानी कि फ्री थी, तो और बढ़िया बात है। वो तो उनका है कि जैसा भी चाहे उसका परचेज कर सकते हैं। तो आई होप सभी लोगों को पसंद आएगी। वो बुक बढ़िया से लिखा है, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में लिखा है ना, टेबल से स्टार्ट किया है और पूरा बेसिक मैथमेटिक्स के इनक्वलिटीज़ पे छोड़ा है। बाकी बहुत सारे उसमें नए नए कंसेप्ट्स हैं मैंने जोड़े हैं उसमें। काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप उस ई बुक को पढ़ेंगे तो। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, जो कि स्ट्रेट लाइन। मैंने ना ज्योमेट्री वाले पार्ट्स को उठाया है पहले, तो हम लोग ना इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पहले करेंगे और इसके साथ साथ जो भी कंसेप्ट यूज हो जाएंगे मैं उनको मतलब एकदम बिल्कुल बढ़िया डिटेल में के साथ में समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बिना टाइम गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो को हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें होने वाला है। तो हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे बहुत अच्छे से डेप्थ में, है ना। चलिए, तो दिख गया होगा आपको, जेई आ रहा हूँ, है ना। तो बे ऑफ मेंस टू एडवांस, तो ये पूरा मेंस टू एडवांस का बैच था, मैंने जैसे पूरा बिल्कुल पिछले बैच में रखा दिया। अगर आपको देखना है वो वीडियो तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूँगा। ओके डन। तो स्ट्रेट लाइन जो कि है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है ना। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग 2D ज्योमेट्री भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग 2D ज्योमेट्री भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना 2 डायमेंशंस होती हैं। तो 2D ज्योमेट्री क्यों बोलते हैं, उसके पीछे का रीजन है कि इसमें ना 2 डायमेंशंस होती हैं। तो 2 डायमेंशन हमें देख के चलेंगे, तो वो 2 डायमेंशन कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई हो जाए, चौड़ाई ऊंचाई हो जाए, है ना, ऊंचाई लंबाई हो जाए। मतलब हमेशा ना हम डायमेंशंस होता क्या है आखिर के, मतलब ये चीज़ है कि किसी चीज़ को मापने को या किसी की लोकेशन को दिखाने के लिए हमें जहाँ पे 2 डायरेक्शनों का यूज करना पड़े उस चीज़ को पहुँचने के लिए। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि हमारे पास ना, जैसे मान लो ये एक टेबल का टॉप है, ठीक है ना। मैं ये मान लो एक टेबल का टॉप है, ठीक है, और इस पे यहाँ पे कुछ भी रखा हुआ है, एक पार्ट रखा है। तो मैं अगर तुमसे पहले अगर एक बोर्ड देता और मैं तुमसे कहता कि कोई भी एक पॉइंट रखो इस बोर्ड पे, तो आप कहीं भी उसको पॉइंट को पुट कर सकते थे। लेकिन मैंने ना अब की बार तुम्हें दिया कि मैंने कहा कि इस प्रकार से होना चाहिए कि उस टेबल पे कि ऊपर से 1 सेंटीमीटर दूर पे हो, और हमारे पास है ना कि जो लेफ्ट साइड से जो भी है हमारे पास वो 2.5 सेंटीमीटर पे हो। तो अब ना एग्जैक्ट वही पॉइंट मिलेगा जहाँ पे मैं चाहता हूँ। तो इसलिए हमें ना ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी, 2D ज्योमेट्री यानी कि दिखाने के लिए उसकी लोकेशन को। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, है ना, ये 2D जो जो भी हमारे पास ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वो ना हाइब्रिड है। सर हाइब्रिड का मतलब क्या होता है। सर हाइब्रिड है, कैसा हाइब्रिड है कि जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री को आपस में मिक्स किया गया तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिला, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ हाइब्रिड का मतलब क्या है कि जब हमारे पास अलजेब्रा अलजेब्रा और ज्योमेट्री, इन दोनों का मिक्सचर किया गया तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना। और इसके जो फादर हैं, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फादर हैं वो ना रेनी देकार्त है ना, रेनी देकार्त हैं। ये इंग्लिश में थोड़ा अलग से लिखा जाता है रेनी डिस्क्रेट्स करके, लेकिन इनका नाम है रेने देकार्ते।
और इन्होंने हमने लॉ ऑफ इंडिसेस में भी बताया था एक पार्ट से ना, जहाँ पे हम एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एम टाइम्स लिख रहे हैं, तो एक्स टू द पावर एम में लिखना हो जो तरीका है वो रेने देकार्ते जी ने ही बताया था, ठीक है ना। तो एक मैथमेटिशियन है, बढ़िया मैथमेटिशियन रहे हैं इन्होंने, बढ़िया है ना कि सारी चीज़ों को मिक्स करके बताया, तो बढ़िया थी, है ना। अब हमारे पास ना अलजेब्रा और ज्योमेट्री का मिक्सर कैसे हुआ वो चीज़ समझते हैं, कि जैसे मान लो हमारे पास ना कोई लाइन है, डन, कोई लाइन है इस प्रकार से दे रखी है, तो अगर मैं कहूँ, ठीक है ना, तो ये हमारे पास लाइन है, आज हम लोग इसका चैप्टर भी पढ़ते हैं तो हम लोग शायद वहाँ तक कवर कर लें, अच्छी बात है। तो जो लाइन की, ये हमने जो बनाया है इसको दिखाया, वो तो ज्योमेट्रिकली दिखा दिया, और लाइन की जो इक्वेशन होती है, जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो वहाँ पे हमने दो इक्वेशंस को ऐसे पढ़ा था, फिर उनको सब्स्टिट्यूट किया था। तो जब केवल सिंगल इक्वेशन आ जाती थी, 9th में देखा होगा शायद, ये चैप्टर, ये जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया वो 9th में भी था। तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से हम लोग ना उसकी इक्वेशन बता देते हैं कि अगर हमारे पास कभी लिखा है तो ये लाइन को शो करती है। ऐसे हमारे पास हमने ज्योमेट्रिकली क्या दिखाया, हमने ज्योमेट्रिकली दिखाया एक सर्कल। तो ज्योमेट्रिकली हमने दिखाया एक सर्कल, ये रहा, है ना, इस प्रकार से, जिसकी रेडियस कुछ आर है। तो अब ज्योमेट्रिकली हो गया ये, लेकिन ऐसे ही हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड बना दिया। अब स्टैंडर्ड बनाने का मतलब क्या हो गया, वो चीज़ें बाद में हम लोग समझेंगे उसके चैप्टर के साथ साथ, लेकिन अभी समझ लो कि इसकी ना इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक सर्कल की। तो अब क्या हुआ, ज्योमेट्रिकली हमने ऐसे दिखा दिया, और बाकी हमने इक्वेशन टाइप ऐसे दिखा दिया। तो ये इसीलिए ये ज्योमेट्री और किसका ना, अलजेब्रा का मिक्सचर है पूरा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका पार्ट बना। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब इसमें दिखाया गया। सर ये कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, यानी कि कहीं की लोकेशन। तो ये लोकेशन देखने के लिए काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें थोड़ा समझते हैं कि सर क्या है, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सिस रहेंगी, है ना, यहाँ पे कुछ एक्सिस रहेंगी। तो मैं इसको एक बार साइड में कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, ये रहा, ओके डन। तो हमने क्या कहा, थोड़ा सा बना लेते हैं इसका डायग्राम, और ठीक है, तो ये रहा, ठीक है। तो ये हमने क्या दिखाया, एक दो लाइंस बनाई मैंने एक प्लेन के अंदर, एक प्लेन था जिसके अंदर मैंने ये दो लाइंस बनाई। तो इन दो लाइंस ने उस प्लेन को चार हिस्से में बांट दिया। तो जब भी हमारे पास जितने हिस्से में बटा होता है उसके हम लोग पार्ट्स को नाम देते हैं। तो हमने कहा ये क्वाड्रेंट्स बना दिया, यानी कि ईच पार्ट कहलाएगा क्वाड्रेंट। अब उसमें भी नाम था कि ये सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर उसके बाद ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है डन। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो इसमें क्या है, हमारे पास ना इस प्रकार से दिखाया गया। तो कहा गया कि अगर मैं इनको लाइंस की तरह दिखा दूं, तो इस वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स से दिखाया गया, जो वर्टिकल लाइन थी उसको वाई से दिखाया गया, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट था ये वाला पार्ट, है ना, जो कि दिख रहा है, मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। तो ये जो वाला पार्ट है ये कहलाया गया ऑरिजिन, ये कहलाया गया ऑरिजिन। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। तो जिसके कोऑर्डिनेट्स ये जो मैंने लिख दिया 0,0, इसका मतलब क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक जनरल पॉइंट लेंगे पी एक्स कोमा वाई, पी एक्स कोमा वाई। तो इसका मतलब है पहले आपने एक्स पे कितनी डिस्टेंस कवर करी और फिर वाई पे कितनी डिस्टेंस कवर की। इस एक्स की डिस्टेंस को जो कवर किया उसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, और ये वाई के पार्ट्स पे किया उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे 0,0 यानी कि कहीं भी नहीं मूव किया, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब ऐसे ही जब ओरिजिन से हम लोग राइट साइड में बढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखती हैं, यानी कि +1, है ना, +2, +3, +4। और जब हम इधर साइड आते हैं लेफ्ट में, तो -1, -2, -3 और -4, इस प्रकार से। ऐसे ही जब हम लोग अबव जाते हैं तो ये भी पॉजिटिव रहता है, 1, 2, 3। जैसे हम बिलो में आते हैं तो ये भी कैसा है, -1, -2, -3। तो ये हम लोग समझ गए। अगर मैं तुमसे पूछूं फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में इसमें साइन कैसा आएगा, मतलब कैसी कैसी वैल्यूज हैं, तो सर हमेशा जब भी लिखा जाएगा तो हमेशा ऐसे ही फॉर्मेट में लिखा जाता है, हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। ये जो लिखा है कि पहले एक्स देन वाई, पहले एक्स देन वाई, ठीक है। तो हमने कहा इसमें भी दिखा दो। तो सर पहले एक्स में देख रहे हैं हम सारे पॉजिटिव है, वाई में भी सारे पॉजिटिव है,
तो नहीं कि यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे वो कुछ इस प्रकार से आएंगे, प्लस कॉमा प्लस टाइप के, मतलब कुछ भी प्लस होगा, कुछ भी प्लस होगा, मतलब एक्स में भी कुछ प्लस होगा और वाई में भी कुछ प्लस होगा। ऐसे सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आ जाओ, तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में कैसे जाएगा ये ध्यान दो, ठीक है। तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास सर यहाँ पे जो एक्स है वो तो नेगेटिव है, लेकिन जो बाई है वो पॉजिटिव है ना, इसी प्रकार से लिया जाएगा। फिर थर्ड में सर एक्स भी नेगेटिव और बाई भी नेगेटिव। ऐसे फोर्थ वाले में ये प्लस और ये माइनस। डन। तो ये प्लस और माइनस का कंसेप्ट हो गया। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, ये चारों क्वाड्रेंट में ऐसे हमें बताया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, कैसे हमने इसको देखा। क्लियर। अब देखते हैं थोड़ा सा सर इसका यूज कहाँ कहाँ हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग टॉपिक्स टू बी कवर, है ना, क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, तो ध्यान देंगे। सबसे पहला ये पार्ट, इसके हम अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझेंगे, डिस्टेंस फार्मूला समझेंगे, सेक्शन फार्मूला समझेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन समझेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिफरेंट सेंटर्स ऑफ एनी ट्रायंगल, सेंट्रोइड है, इन सेंटर है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं कम से कम 17-18 पॉइंट 20 हैं, है ना। तो इनको हम लोग समझेंगे, है ना। अब समझते हैं कि सबसे पहले कि ये चैप्टर इसेंशियल क्यों है। तो वही है कि लाइंस क्या है सर, लाइंस क्रिएट करती हैं एक पैटर्न को, जिससे हमें समझने में आसानी हो जाती है कि वो फिगर किस टाइप का है, कैसा टाइप का है ना, स्लेंट है या बिल्कुल वर्टिकल टाइप है ना, एकदम, यानी कि उसके जो कॉर्नर हैं उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, वो हमें सब यानी कि ये लाइंस के थ्रू हमें पता चल जाता है ना। फिर क्या है आगे, प्रोवाइड विजुअल टेक्सट्स और लीनियर इक्वेशंस, है ना। तो जो कि हमें क्या करती हैं, लीनियर इक्वेशन देती हैं। अभी भी लिखा था हमने एक्स और बाई। लीनियर क्या होता है, जहाँ पे एक्स मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 हो। तो डन। स्टडी ऑफ स्लोप्स इज इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग रोड्स, है ना, व्हीलचेयर रैम्प्स, ये बहुत बढ़िया है, मतलब स्लोप का भी हमें यहाँ पे यूज आता है। तो स्लोप क्या होता है कि स्लोप होता है एक इंक्लाइनेशन, कि उस के बीच में कितना झुकाव है ना, एंगल कितना बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वही चीज़ें आ गया सर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। तो वही चीज़ है कि एंगल बायो एक्स, है ना, जो भी हमारे पास अब बाई कौन सा है, ये ओ एक्स, तो एंगल बायो एक्स के साथ जो एंगल बन रहा है वो सर कैसा बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। डन। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हर जगह। तो हमने बाकी ये तो समझ ही लिया है, पीछे भी समझ लिया। सुनो, ये भी बात होता है कि यहाँ पे ना हमारे पास अभी एंगल एक्स और बाई, यानी कि जो बायो एक्स है वो 90 डिग्री है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन जब हमारे पास ना इसी प्रकार से एंगल बायो एक्स जब नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है ना, अब इसका मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू आ जाए, है ना, लेस देन भी आ सकता है और ग्रेटर देन भी आ सकता है। तो जब इस प्रकार से चीज़ें आ जाती हैं तो उसको हम लोग ना वहाँ पे उनकी को बोलते हैं ऑब्लिक एक्सिस, है ना। वो हमारे पास होती हैं कैसी, ऑब्लिक एक्सिस होती हैं। तो वो बिल्कुल ऐसा परपेंडिकुलर नहीं दिखेंगी, है ना, जो 90 डिग्री में होता है उनको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये ऑब्लिक एक्सिस दिखेंगी कुछ इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से ऐसे टाइप का कुछ, ठीक है। तो ध्यान दें, अब ये हमारे सिलेबस में होता नहीं है, हमारे सिलेबस में हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस आती हैं, ठीक है। तो हमें इनका ही स्टडी करना है, ध्यान से रखेंगे इसको, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसी में ना हम लोग थोड़ा सी और चीज़ में समझते हैं कि जब हमने ट्रोगो पढ़ी थी, है ना, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जब ट्रोगो पढ़ा था तो हमने देखा था कि सर ये वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि जो ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है, इसमें सारे एंगल जो ना 90 से छोटे वाले होंगे। तो हम कुछ ऐसे पढ़ते थे, 90 माइनस थीटा। यहाँ पे सर जो होते थे वो 90 प्लस थीटा होते थे, प्लस थीटा होते थे। या हम इसको ऐसे ही बोलते थे सर, ये पूरा अगर हम क्वाड्रेंट देख लें तो ये 180 माइनस थीटा भी होता था। अब आगे बढ़े तो सर ये 180 प्लस थीटा हो जाता था, या फिर तीनों एंगल्स को देखते हुए ये 270 माइनस थीटा भी हो जाता था। अब इसमें देखिए हम तो 270 प्लस थीटा भी हुआ, और हमने देखा कि 360 माइनस थीटा भी हो जाता है, क्योंकि पूरा एक राउंड लगाओगे तो उससे कम है थोड़ा। अब आगे बढ़े तो सर यही 360 डिग्री प्लस थीटा भी हो जाता था, 360 डिग्री प्लस थीटा। और ऐसे फिर हम लोग आगे और भी मूव करते रहते थे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है एक चीज़, ठीक है। अब क्या करते थे कि जो हमने देखा था कि सर यहाँ पे ना 90 माइनस थीटा इस प्रकार से थे। तो सुना, यहाँ पे जो हमें इंपॉर्टेंट वाली बात है जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमारा एक्स एक्सिस है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ये ना E1 पाई को शो करता है, E1 पाई। अब सर E1 पाई का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एंगल क्या होगा सर, जीरो होगा। फिर जब पूरा लौट के यहाँ पे आ जाओगे, दूसरा राउंड लगाओगे, तो क्या हो जाएगा सर, यही 2 पाई हो जाएगा। फिर अलग, फिर दोबारा लगाओगे राउंड तो ये 4 पाई हो जाएगा। ऐसे ही चल रहा होगा ना, ऐसे ही चल रहा होगा, बिल्कुल सही है ना। अब अगर मैं बात करूँ इसी प्रकार से इधर साइड, तो सर इधर आ गया पाई, है ना, इसको भी मैं नाम दे देता हूँ। तो इधर क्या होगा, जीरो होगा,
इधर सेट क्या होगा, पाई बाई टू का मतलब क्या हो गया 90, है ना। तो डिग्री से कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो पाई इंटू 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे भी ये सर पाई हो गया, और ये वाला हमारे पास 3 पाई बाई 2 हो गया। फिर ऐसे इसमें फिर दोबारा राउंड लगाओगे तो 4 4 मतलब ऐसे ऐड होता चला जाएगा, पाई बाई टू ऐड होता चला जाएगा सभी में, डन ना। तो इसी प्रकार से रहा। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव जो एक्स एक्सिस होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस जो होती है वो ऑड पाई को दिखाती है। किसको दिखाती है, ऑड पाई, क्योंकि यहाँ पे सारे पाई 3 पाई 5 पाई ऐसे मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो पॉजिटिव बाई एक्सिस है, पॉजिटिव बाई एक्सिस है और नेगेटिव बाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही ना ऑड पाई बाई टू को दिखाते हैं, ऑड पाई बाई टू को दिखाते हैं। फिर अब सर इनको हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो सुनो, इसमें से जो प्लस वाला बाई एक्सिस है, पॉजिटिव बाई एक्सिस है, और यहाँ पे जो माइनस का बाई एक्सिस है, ये ध्यान रखेंगे। तो जो पॉजिटिव वाला एक्स एक्सिस है, बाई एक्सिस है, ये क्या करता है, ये किसको दिखाता है, यहाँ पे ना पाई बाई टू आएगा, फिर तुम्हारे पास आएगा 5 पाई बाई 2, है ना, इसी प्रकार से आएगा। तो इनको हम लोग बोलते हैं 4n+1 पाई बाई 2, या फिर, और इसको हम लोग बोलते हैं 4n+3 पाई बाई 2, या फिर इसको बोलते हैं 4n-3 पाई बाई 2, और इसको बोलते हैं 4n-पाई बाई 2। अब सर ये कैसे हो गया, तो सुनो, यहाँ पे जो आएंगी वैल्यूज वो कुछ इस प्रकार से आएंगी, सुनना मेरी बात। पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, ऐसी वैल्यूज आती हैं। तो अब तुम देखो, मैं पाई बाई 2 को साइड कर दूं तो यहाँ पे मिलेगा 5, यहाँ पे मिलेगा 9, यहाँ पे मिलेगा 13। तो इनमें देखो एक पैटर्न, 4 से डिवाइड दो, 4 1 जा 4 बचेगा एक, 4 2 जा 8 बचेगा एक, 4 3 जा 12 बचेगा एक, यानी कि ऐसे नंबर्स आ रहे हैं पाई बाई 2 के साथ जिनको 4 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए मैंने लिखा 4 का मल्टीपल है लेकिन एक रिमाइंडर बच रहा है। ऐसे जब तुम नीचे वाले में आओगे तो 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2 ऐसे नंबर्स आएंगे। तो जब तुम उनमें डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 3, इस प्रकार से। अब सर आपने ये जो लिखा है पीछे इसकी तरफ, ये यहाँ पे -3 कर दिया आपने, यहाँ पे -1 कर दिया, तो सुनो, क्या 1 को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, इस वाले पार्ट्स में 4 - 3, हाँ लिख सकते हैं। तो 4 चला जाएगा मल्टीपल के साथ और माइनस का 3 बच जाएगा। ऐसे तुम इस 3 को 4 - 1 लिख सकते हो, 4 चला जाएगा मल्टीपल के साथ और -1 बच जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा बीच बीच में मतलब कभी आगे भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अरे भाई कौन सा रफ हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो मैंने बता दिया तुम्हें कैसे आता है, ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब सबसे पहले हमारे पास आ गया ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, वैसे सभी लोग कहते हैं कि क्वाड्रेंट में कौन सा कठिन क्वेश्चन बन सकता है, तो ये थोड़ा सा मिल सकता है। तो ये लिखा है कि log 2 5 + sin² x log हाफ, बेस में हाफ, और x² + x+1, ठीक है ना। तो पहले तो हमें एक log की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, है ना। तो कभी भी हमारे पास ऐसे लिखा हो log, ये a ये b, तो ये ना बेस वो होता है इसके साथ, तो log के साथ इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और ये उसका होता है आर्ग्यूमेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट या उसके साथ वाला नंबर ऐसे भी बोल देते हैं। और ये हमारे पास है ना, ए को बोल देते हैं बेस। अब ये जो बेस है कुछ कैरेक्टर या कुछ डिफाइन होता है कि लॉग कब कब डिफाइन होता है, तो ये भी समझो कि लॉग कब कब डिफाइन होता है। तो ध्यान रखेंगे कि सर लॉग जब डिफाइन होता है कि अगर ये फॉर डिफाइन, अब डिफाइनिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए कि जो ये ए है, ये बेस, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और ये कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ऐसे जो एक्स है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब सॉरी एक्स का मतलब हो गया कि ये बी वाला पार्ट, ठीक ना, ये ऐसे ध्यान रखेंगे। सर ये बी वाला पार्ट, तो मतलब क्या है, अल्टीमेट क्या है कि सर लॉग जो है वो पॉजिटिव नंबर्स का थोड़ा सा डिफाइन करता है ना। तो मतलब इसका बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसके साथ वाला जो नंबर है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये जो बेस है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा सा इसकी पार्ट्स को ध्यान रखना। अब इनके लिए ऐसा सर क्यों होता है वो चीज़ समझो कि हमने क्यों लिखा है इसे। ये रहा, ठीक है। तो इस लॉग का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, थोड़ा सा अच्छा बना दो, ऐसा कुछ मतलब समथिंग ऐसा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो कट करता है इसकी वैल्यू होती है 1,
जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस पे बाई जीरो होता है, तो ध्यान रखेंगे। ये भी चीज़ ध्यान रखो कि ऑन एक्स एक्सिस वाई जीरो होता है, और ऑन बाई एक्सिस एक्स जीरो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम उस पे ही चल रहे हैं तब, ठीक है ना, तो ये 1,0, तो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे तो होगा 0,0, यहाँ पे होगा 0,0, और ये होगा 1,0, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये कब होता है, इसमें भी दिक्कत है, ये भी ध्यान रखना कि ये कब होता है, जब हमारा बेस जो है वो 1 से बड़ा हो, तब तो लॉग लॉग ए बी का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। और अगर हमारा ए जो है वो 1 और 0 के बीच में है, क्योंकि हमारे हमें मालूम है बेस तो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए ना, तो बेस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 1 से बड़ा, यहाँ पे कर दिया 1 से छोटा, तो 1 इंक्लूड भी नहीं है। अब इसको फिर बनाया मैंने, ठीक है ना, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने ये ले लिया। अब की बार ग्राफ यहाँ पे भी बनाते हैं, तो यहाँ पे जो ग्राफ आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से आता है ऐसे। और यहाँ पे वही वाली बात कि 1,0 से ही पास करता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सर ना ये जो फंक्शन है वो ऐसे इंक्रीजिंग टाइप है। और यहाँ पे जो हमें दिखा है वो कैसा है, डिक्रीजिंग वाला ग्राफ है ना, डिक्रीजिंग सा ग्राफ है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि इसी पे डिपेंड है वो वाला पार्ट। तो सर हमारा जब बेस 0 और 1 के बीच में है, तो ध्यान से देखना कि जो 1 के बाद वाली वैल्यूज हैं, 1 के बाद वाली जो वैल्यूज हैं उन पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, डन ना, ओके सर। और जब हमारा बेस 1 से बड़ा है, तो 1 के बाद जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव आती हैं। अब इस पे आ जाओ क्वेश्चन पे कि सर हमारा जो बेस है, तो सर बेस 2 है जो कि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। यहाँ पे जो बेस है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, डन, बहुत बढ़िया। अब सर ये इसके अंदर ना एक फंक्शन सा दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दे रखा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 0 पे कितनी आ रही है, हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, समझ रहे हो। तो हमने क्यों 0 पे वैल्यूज चेक कर ली, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि मतलब ये कहाँ पे एक 0 पे कहाँ दे रहा है वैल्यू। तो जैसे अगर मैं क्या करूँ, इसको एफ एक्स मान लूँ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और जैसे ही मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो हमें मिल जाएगा 1। तो मतलब 0 पे ये वैल्यू 1 आ रही है, 0 पे ये वैल्यू 1 आ रही है। तो सर यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब हमने 0 रखा पे, जो 0 पे वैल्यू थी वो कैसी थी, पॉजिटिव थी। और 1 डालने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा ही आएगी। तो यानी कि ये तो वैल्यू सर नेगेटिव में आएगी, है ना, ये तो सारा नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव आएगा। तो सर इसने क्या किया कि सर ये ओवरऑल वैल्यू जो है, ये वाली जो ओवरऑल वैल्यू है वो कैसी है, नेगेटिव है। कैसे कैसे डिफाइन किया कि सर पहले तो हमने देखा बेस नेगेटिव, मतलब बेस जो है वो कैसा है, लेस देन 1 है, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। तो हमने ग्राफ देखा ये वाला, हमने ग्राफ देखा ये वाला फर्स्ट वाला, और फिर लिखा था अंदर ये फंक्शन। तो हमने देखा कि इसके वो कैसा आ रहा है, तो 1 वैल्यू डालने पर भी ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है ना। तो मतलब ये तो ओवरऑल ऐसा पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैं देखूँ तो 1 के बाद वाली वैल्यू तो सारी नेगेटिव में आएंगी। 1 से अगर तुम 1.2 पे जाओगे, 1.3 पे जाओगे, तो ये सारी वैल्यूज नीचे आएंगी, सारी वैल्यू नीचे आएंगी। तो नहीं कि सर ये ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव हो गई, ठीक है ना, नेगेटिव हो गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले पार्ट्स में, इसको आया तो ये साइन स्क्वायर एक्स है, देन थोड़ा सा ये है साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें मालूम है सर साइन स्क्वायर एक्स जो है, पहले तो हम साइन एक्स की बात कर लेते हैं। तो साइन एक्स जो होता है सर वो -1 और 1 के बीच में रहता है, यस। अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स लूँगा तो वो सर क्या होगा कि ये मतलब 0 और 1 के बीच में आ जाएगा, है ना, मतलब नेगेटिव नेगेटिव वाली साइड तो छूट ही जाएंगे, स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसके साथ 5 ऐड भी हो रहा है, तो 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी चाहिए हमें। तो ये तो सर 5 ऐड हो रहा है, तो दोनों तरफ हमने 5 ऐड कर दिया, तो इधर तो 6 हो जाएगा सर, ठीक है चलो इधर तो हो गया 6, डन, क्योंकि 5 दोनों तरफ ऐड करोगे। तो नहीं कि जो 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है वो 5 और 6 के बीच की वैल्यू है, कहीं हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें साइन चाहिए। क्यों, क्योंकि फाइंड द क्वाड्रेंट, हमें क्वाड्रेंट चाहिए, तो क्वाड्रेंट से हमें एक पता चल जाएगा। तो 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 5 और 6 के बीच की वैल्यू है। तो बेस भी अब की बार 1 से बड़ा है, तो अब की बार हम ना ग्राफ ये वाला देखेंगे, ये वाला सेकंड वाला।
तो सर 5 और 6 के बीच में वैल्यू, यानी कि 5 और 6 तो कहीं इसके 1 के बाद ही आएंगे, तो यहाँ पे 1 के बाद तो वैल्यू ऊपर जो है वो कैसी आ रही है सर, ये तो पॉजिटिव दे रहा है, तो यानी कि ये ओवरऑल वैल्यू कैसी आ गई सर, ये ओवरऑल वैल्यू जो आ गई वो सर पॉजिटिव आ गई। अब तुम बता दो कि सर अंदर जो ऐसी वैल्यूज लिखी है कोई पी जो है वो कुछ इस प्रकार से लिखा है प्लस कॉमा माइनस टाइप का, तो अब ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होता है सर, ये तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो ये समझ रहे हो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, लेकिन हमने ना इसमें भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन डाला, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें थोड़ा हमने समझा, तो एक बार इस वाले पार्ट्स में तो हमने देखा कि लॉग वाली सारी प्रॉपर्टी आ गई, तो लॉग में कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं एक चीज़ को, तो वैसे हमने समझा सर बेस यहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव था तो अंदर जो वैल्यू है वो जीरो पे भी वन आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो जब जीरो पे ही वन आ रही है तो वन के बाद की वैल्यूज को लिए देखेंगे तो ये फंक्शन नीचे आएगा, क्योंकि ये पहला वाला ग्राफ था, और जो दूसरी वाली वैल्यू है वो 5 और 6 के बीच में, यानी कि लेकिन इसका दूसरा वाला ग्राफ था जहाँ पे 5 और 6 पे ऊपर वैल्यू आई, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव, ये ओवरऑल नेगेटिव, तो प्लस माइनस यानी कि सर प्लस माइनस तो हमें कहाँ दिखता है, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, देख लो भाई, है ना, तो ये रहा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कहाँ दिखता है, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, डन। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। तो उसके बाद ये तुम्हारे लिए है ना HW, तो आप होमवर्क में ट्राई करना, देखना कि इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कैसे होगा, है ना, और चेक करेंगे और उसके बाद आगे बताएंगे, ठीक है। आगे ध्यान दो कि सर ड्रॉ ए कोऑर्डिनेटर इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर दिस एंड फाइंड इट्स एरिया। चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सर क्या है, सबसे पहले ना हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, तो इसको भी छोड़ो, हम लोग ना एक बढ़िया सा पार्ट्स बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास था क्या, ठीक है आ गया, तो यही मुझे चाहिए था मैंने कहा एक बार दिख जाए, तो वहाँ पे तो वाइट वाइट चाहिए था उसको, है ना। चलो, तो ये हमने कुछ ऐसे एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग इसको, और देखते हैं क्या इसमें चाहिए था। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट था -4,5, तो सर -4,5 कहाँ पड़ेगा, -4 तो ये रहा, और 5 आ जाएगा हमारे पास सर इधर साइड ऊपर की तरफ, तो -4,5 यहाँ आएगा कुछ, तो यहाँ पे लिख देते ना इस जगह पे थोड़ा, सर कलर चेंज कर लेते हैं, तो -4,5 कुछ यहाँ आ जाएगा, ठीक है, -4,5 आ गया, डन। दूसरा पॉइंट था हमारे पास 0,7, तो सर 0,7 तो बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर ही मिलेगा हमें 0,7। फिर है 5,-5, तो 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होगा, है ना। एंड देन -4,-2, तो -4 ये रहा सर, -2 ये रहा हमारे पास, तो यहाँ कहीं होगा ऐसे, ये बन गया हमारे पास, डन, यस ठीक है। तो ये हमें कोऑर्डिनेटर बना देना है, तो हमने क्या किया, इसको मिक्स कर देते हैं, तो ये रहा, ठीक है भाई। फिर उसके बाद ये रहा, फिर कुछ ऐसा रहा ये, और फिर कुछ ऐसा है ये रहा, है ना, कुछ ऐसे ही बना। ये वाले पॉइंट क्या कहता है, एक बार फिर से लिख देते हैं दोनों को, -4,5, 0,7, -4,5, फिर था 0,7, फिर था -4,-2, है ना, -4,-2, फिर था 5,-5, 5,-5, तो ये कुछ ऐसे आ गया 5,-5, ये था, डन। ये तो हमें दिख रहा है एक ना ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है, डन, देख लो ये पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, डन सही है सर। और वो सॉरी वर्टिकल लाइन है, बिल्कुल सीधी पैरेलल है, पैरेलल भी है, बाकी ये सारी अलग से, ठीक है। तो हम लोग कुछ ना ऐसे पार्ट को बनाते हैं। तो क्लास 10th में आपने एक ना फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो हमने ना इसको ऐसे कर दिया, अभी तो हमने बताया नहीं, तो क्लास 10th के फॉर्मूले से हम लोग करेंगे पहले, अरे भाई ठीक है। तो ये रहा हमारे पास, हमने क्या किया, इसको ना एक डायगोनल बनाया, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर था, तो हमने एक डायगोनल बनाने से क्या हो गया कि ना कि ये तो ट्रायंगलों में बढ़ गया। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 10th में, इसलिए मैंने इसको पहले डाला,
क्लास 10th के फॉर्मूले को, मतलब इस क्वेश्चन को डालने का मतलब था उस क्लास 10th के फॉर्मूले को यूज कराना। तो क्या था सर, क्लास 10th का फॉर्मूला था हाफ ऑफ, जल्दी बताओ भाई, हाफ ऑफ सर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। डन, इसको हमने यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता था एक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ट्रायंगल के एरिया को निकालने का। तो ऐसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इन तीनों वर्टेक्स को लेके सॉल्व कर लिया। तो हम क्या करते हैं सर, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे ले लेते थे। तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ऐसे फिर हमने इसको भी ले लिया, है ना, बाद में यूज कर लेंगे। पहले इसको x1 y1 मान लिया, फिर इसको मान लेना, तो ये दो ट्रायंगल्स में बढ़ जाएगा, बढ़ गया, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारे पास। डन। अब रख के देख लेते, रख के देख लेते। तो हमने क्या किया, चलो वैल्यूज निकालते, फाइंड करते। तो हाफ ऑफ सर x1 है माइनस का 4, y2 माइनस बाई 3, तो बाई 2 है 7, बाई 3 है माइनस का 2, तो 7 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 7 प्लस 2 9 हो गया, प्लस x2 सर x2 तो जीरो, अब जीरो का मल्टीप्लाई करो तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो छोड़ो फिर। अब x3 लिख दो। तो x3 हमारे पास कितना है सर, माइनस का 4 है, तो मैं लिख दिया माइनस का 4, और बाई 1 माइनस बाई 2, तो सर बाई 1 ये रहा और माइनस का बाई 2 ये रहा, तो 5 में से 7 गया तो कितना बचा, माइनस का 2, तो बाहर माइनस कर दिया। ये अंदर मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, माइनस का 36, माइनस के 36 में प्लस 8 ऐड करोगे तो हमारे पास हो गया कितना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। माइनस का 36 था ना, हाँ माइनस का 36 प्लस का 8, तो सर 26 बचा ना, माइनस का 26, ठीक है 28 सॉरी, है ना, माइनस का 28, और डिवाइड बाई 2 है, तो डिवाइड बाई 2 है, तो यानी कि सर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे, -14 हो जाएगा। अब सर एक चीज़ आपने ना एक मिस कर दी। क्या मिस कर दिया, कि जो फॉर्मूला होता था उसमें बाहर ना ऐसे लिखा होता था कि पूरा मॉड है, तो ये क्या करता था, हमेशा पॉजिटिव आंसर आता था, पॉजिटिव आंसर आता था। तो यानी कि इसके ऊपर भी हम लोग ऐसे मॉड लगा देंगे। तो मॉड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हमेशा पॉजिटिव आता था, एरिया हमेशा नेगेटिव नहीं होता। तो इसको कर दिया तो 14 आ गया, तो 14 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब क्या करेंगे सर, इसी प्रकार से दूसरे वाले में भी लगा देंगे। तो हाफ ऑफ, अब की बार हमने x1 इसको ले लिया, तो 5 टाइम्स बाई 2 माइनस बाई 3, तो बाई वाला पार्ट्स रहेगा बाई 2 माइनस बाई 3 में सर 9, फिर उसके बाद फिर जीरो, फिर x2 फिर जीरो है, अब x3 ले लो। तो जैसे हमने x3 लिया तो माइनस का 4, और y1 माइनस बाई 2 कर देंगे। तो जैसे y1 ये रहा माइनस का 5 और माइनस का 7 माइनस का 12 बन जाएगा, तो है ना, माइनस का 5 था माइनस का 7, हाँ माइनस का 12 बन जाएगा, और ये रहा। अब ये कितना हो गया, 12 4 जा 48, 48 में तुमने 9 5 से 45, है ना, यस। तो ये 45 और 48 ऐड कर दिया हमने। तो जैसे हमने 45 48 ऐड किया तो कितना हो गया 93, और 93/2 आ गया। तो ये आ गया कितना 93/2 स्क्वायर यूनिट। अब हमें पूरे का एरिया चाहिए था तो कंबाइन कर देंगे। तो 14 प्लस 93/2, तो कितना हो जाएगा 28 प्लस 93 अपॉन में 2, जो कि कितना हो जाएगा 121 अपॉन में 2 स्क्वायर यूनिट। तो फाइनल आंसर हमारा ये बन जाएगा। अभी आगे जब चलेंगे तो इसी क्वेश्चन को स्लो भी कर दे, मतलब छोटा भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, है ना। तो इस वाले पार्ट्स को लेके तो हमने इसका सॉल्यूशन यहाँ पे किया, ध्यान रहेगा। और ये पूरा क्लास 10th का यूज करने के लिए हमने रखा था। आगे भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना, अगर नई डिफरेंट मेथड से, कि सीधा ही कोऑर्डिनेटर आ जाए तो हमें ये ब्रेक ना करना पड़ा, फिर कैसे करेंगे तो हम लोग आगे समझेंगे उसको। डन। हम लोग पढ़ते आगे एक डिस्टेंस फार्मूला पे। तो सर ये डिस्टेंस फार्मूला क्या करता है, ध्यान से देखेंगे। तो ये x2 y2 है, हमने क्या किया इसको पूरा प्लेन पे दिखा दिया, ठीक है, डन ना। तो ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास है ना, ये वाला पॉइंट, तो ये जो m वाला पॉइंट है इसको x1 y1 रख दिया, और ये n वाला पॉइंट है इसको हमने x2 y2 मान दिया। तो इस x2 का मतलब क्या है कि पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेके पूरा x2 और ये पूरा y2, और ऐसे यहाँ पे पूरी डिस्टेंस x1 और ये y1। अब हम लोग ना इसको nr चाहिए, nr। तो ये पूरी डिस्टेंस y2 थी,
जिसमें से हमने इस y1 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये क्या बचा, y2 माइनस y1। ऐसे पूरा x2 था और ये हो गया x2 माइनस x1। हाँ या ना। अब हमारे पास दिख रहा है कि सर ये एम एन आर है ना, यस। तो ये ट्रायंगल एम एन आर कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कहते हैं कि जो हमारे पास हाइपोटेनिस, यानी कि जो एम एन का होल स्क्वायर होगा, हाइपोटेनिस कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, यानी कि जो कि डी का स्क्वायर है ना। तो जो डी का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा एन आर के स्क्वायर, है ना, और एम आर के स्क्वायर इन्हीं के बराबर है ना। तो एम आर का स्क्वायर प्लस एन आर का स्क्वायर, डन। इसके बराबर अब एम एन है क्या, सर ये डी था, तो डी का स्क्वायर बना रहेगा। एम आर ये तो सर है एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। और एन आर है वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट में, है ना, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। और यही हमारे पास लिखा है ऊपर, ठीक है, यही ऊपर लिखा हुआ। तो ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर कभी भी हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है और उनके बीच की हमें डिस्टेंस चाहिए, तो हमेशा यही फॉर्मूला यूज होगा। डन। अब ध्यान से देखना, इस वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आएगा। अच्छा, सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोग तुमसे पूछे कि बताओ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उनका आंसर आता है एक्स, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो मॉडुलस ऑफ एक्स आता है ना। और फिर अंदर वाली वैल्यूज डिसाइड करती है कि वो कैसी वैल्यू, अगर वो पॉजिटिव है तो प्लस करके ओपन हो जाएगी, अगर वो नेगेटिव है तो माइनस करके ओपन हो जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे हमेशा। तो कभी भी स्क्वायर रूट से बाहर हम चीज़ निकालते हैं तो वो हमेशा मॉडुलस में बाहर निकलती है, ठीक है। अच्छा, ध्यान दिया। अब यहाँ से हमने क्या किया, सुनना मेरी बात, कि मैं ना यहाँ से एक्स टू माइनस एक्स वन को बाहर निकालना चाहता हूँ, मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन के होल स्क्वायर को बाहर निकालना चाहता हूँ। तो सर जो हमने ये क्लास, मतलब जो पहली वाली क्लास थी उसमें बताया भी था कि जब हम चीज़ कॉमन लेते हैं तो उसका डिवाइड लगता है। तो एक्स टू माइनस एक्स वन को होल स्क्वायर को हमने बाहर निकाला, तो स्क्वायर वाले पार्ट को रूट से बाहर निकाल लो तो सर मॉडुलस आ जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन। और फिर यहाँ सर जो बचेगा वो तो यहाँ पे तो बच जाएगा वन, यहाँ पे तो बच गया वन, लेकिन जो y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर है इसके नीचे ये x2 माइनस एक्स वन आ जाएगा क्योंकि उसका डिवाइड लगता है। तो y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। अब इसको मैंने क्यों मॉडिफाई कराया आगे हम लोग पता करेंगे इसको। तो हमने ध्यान रखा कि इस चीज़ को हमने सॉल्व किया, आगे देख लेते हैं। तो अब आगे एक ट्राइंगल है और उसके तीन वर्टिसेस दे रखे हैं और हमें बताना है कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो हमने पहले ना ऐसे रफली बना लिया। तो एक कोऑर्डिनेट है 4,0, डन। फिर है -1,-1, फिर है 3,5। तो ये तीन वर्टेक्स हमें दे रखे हैं, हमने इनको नाम दे दिए ए बी और ये सी, डन। अब उसने हमसे कहा है कि करिए शो करिए कि ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस पहले समझो, हमारे पास ना ट्रायंगल के तीन पार्ट, इसमें यहाँ पे ध्यान लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, सर जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो टाइप्स है ना, एक तो साइड के बेस पे और एक एंगल के बेस पे। साइड के बेस पे भी तीन टाइप है और ऐसे एंगल के बेस पे भी तीन टाइप है। कौन कौन से, तो ट्रायंगल जो साइड के बेस में टाइप्स हैं वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलर ट्रायंगल। ऐसे एंगल के बेस पे हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फिर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देन अब इनके बारे में सुनो। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइडें बराबर हो जाए, ठीक है ना, तीनों साइडें बराबर हो जाए। अब सर ये ए बराबर बी बराबर सी क्या लिख दिया, सुनो। कोई भी हमारे पास ना स्टैंडर्ड राइट मतलब स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, हमने इसको नाम ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया। तो इस ए के सामने वाली साइड को हम लोग बोलते हैं ए,
बी के सामने वाली साइड बी और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से दिखाते हैं। मतलब स्मॉल सी हमेशा साइड को दिखाते हैं, कैपिटल से एंगल को दिखाते हैं, एंगल या वर्टिसेस को दिखाते हैं, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कोई भी दो साइड्स, एनी टू, है ना, एनी टू साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी, इक्वल होंगी। स्केलर ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा, जब कोई भी साइड आपस में बराबर ना हो, कोई भी। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जब हमारे पास एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी सारे जो हैं वो लेस देन 90 डिग्री हो जाएं सारे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, कोई भी एनी वन जो होगा, कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, बाकी जो बचे हुए रेस्ट हैं वो लेस देन 90 होंगे। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होगा कि जब हमारे पास कोई भी एक मोर देन 90 डिग्री हो जाए और बाकी जो बचे हैं दोनों वो लेस देन 90 डिग्री हो। तो ये हमें ध्यान रखना है इसी इमेज से। तो अब हमारे पास उसने कह दिया आइसोसेलस, सवाल में क्या क्या है, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मीन्स क्या हो गया कि आइसोसेलस जिसकी दो साइड बराबर हो, और राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि जहाँ पे क्या होगा कि सर राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है 90 डिग्री का एंगल भी होगा। अब ध्यान से देखना मेरे पास एक सुनना बात जो इंपॉर्टेंट है, तो ये तो हम लोग ध्यान रखेंगे अपने अगले वाले सवाल में यूज होने के लिए। जो इंपॉर्टेंट बात है वो सुनो। क्या, अगर मान लो हमारे पास दूसरी बात हम क्या जानेंगे कि अगर सेम साइड अपोजिट वाले पे सेम एंगल बनाते हैं तो साइड्स इक्वल साइड्स मेक इक्वल एंगल, इक्वल एंगल्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। मान लो अगर कोई ये दो साइडें बराबर हैं, सुनना मेरी बात, कि अगर ये कोई दो साइडें बराबर हैं और ये कोई तीसरी साइड है, तो जब ये दो साइडें बराबर हैं तो इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। तो जो सेम साइड होती है वो सेम एंगल भी बनाती है, ध्यान रखेंगे ये। अगर मान लो इक्विलेटरल एंगल कह दिया, अब इसकी तीनों साइड बराबर, तो सामने वाले तीनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। अब तीनों एंगल बराबर हो गए तो हमें मतलब यहाँ से एक प्रॉपर्टी भी पता है सर, जो a प्लस बी प्लस सी होगा वो 180 डिग्री होगा। अब जब तीनों बराबर हैं तो तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा तो 60 60 60 हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ईच एंगल होता है, ईच एंगल वो कितना होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, ध्यान रहेगा हमेशा। अब एनी टू साइड्स इक्वल हैं तो जो दो साइडें इक्वल होंगी उनके सामने वाले दो एंगल भी आपस में बराबर होंगे, ध्यान से। तो अगर मान लो कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसने कह दिया ये आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस में हमेशा यही दो साइडें बराबर होंगी। क्यों सर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, हमने पढ़ा था क्लास 10th में, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी वो ये कहलाती है हाइपोटेनस, ये सबसे बड़ी साइड होती है हमेशा। तो कभी भी अगर वो कह देगा ना आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल तो हमेशा ये परपेंडिकुलर और बेस ही सेम होंगे, ध्यान से देखना हमेशा, क्योंकि ये तो बड़ी साइड है, ये किसी के बराबर नहीं हो सकती। तो ये ध्यान रखेंगे। अब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने बनना है ये वाला एंगल और इसके सामने बन रहा है ये एंगल, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो पूरा एंगल 180 जिसमें से 90 बाहर निकलेगा। अब 90 में दो पार्ट्स हैं, दो पहिए बैठे हैं, तो यानी कि ये हमारे पास भी कितना हो जाएगा 45 और ये भी कितना हो जाएगा 45। तो ध्यान रखेंगे ये चीज़ें। अब आगे ध्यान से, तो इक्वल साइड इक्वल एंगल बनाते हैं। तो हमें क्या, जैसे मान लो कि साइड पे बेस दे दिया, मान लो ये तीनों साइड अलग अलग हैं तो उनके सामने वाले तीनों एंगल भी अलग अलग होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो एंगल कैसा पार्ट्स है, ठीक है ना, तो मतलब वो कैसा एंगल दे रखा है, ध्यान से देखना। तो एंगल के बेस पे हम लोग एकदम बता देते हैं कि किस प्रकार से वो चीज़ें, मतलब सॉरी, जो हमारे पास एंगल वाला पार्ट्स है और उससे हमें साइड में पूछा जाए कोई भी, तो हम लोग हमेशा बता देते हैं कि वो कैसे साइड का ट्राइंगल होगा। अभी बात नहीं समझ में आई, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो हमारे पास ना एक ये दे रखा है ऐसा, ये मान लो 45 है, ये 75 है और ये वाला कितना 7 4 11 यानी कि 120 हो गया ना, है 120 हो गया, तो ये मान लो 60 बचा। तो ये तीन ऐसे एंगल दे देगा। अब तुमसे पूछा जाए कि बताओ ये एंगल के बेस पे कौन सा है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रहा है। और इसके अगर सामने भी अगर हमसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये कौन सा साइड का ट्रायंगल है, मतलब साइड के बेस पे कौन सा ट्रायंगल है, तो हमें दिख रहा है सर ये तीनों एंगल जब बराबर अलग अलग हैं तो इनके सामने वाली साइडें भी तीनों अलग अलग होंगी, क्योंकि हमें इस वाली प्रॉपर्टी से पता चल जाएगा। तो जब तीनों साइडें अलग अलग हैं तो वो कौन सा हो गया, स्केलर हो गया, तो हमें पता चल जाता है। अब मान लो हमारे पास ना ऐसे दे दिया कहीं, मान लो ये हमारे पास ना ये 60 है,
ये 60 है, ये भी 60 है। तो जब तीनों एंगल बराबर हैं तो तीनों साइडें भी बराबर होंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हमें पता भी है कि 60 डिग्री होता है। ध्यान से समझे। तो अगर हमें ध्यान से देखना, मैं क्या बात बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास एंगल के बेस पे ट्रायंगल है, एंगल के बेस पे ट्रायंगल है, और उसको साइड के बेस में पूछा जाए, साइड के टाइप में पूछा जाए, तो हम आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कभी साइड दे रखी हो और एंगल के बेस में पूछा जाए कि वो कौन सा ट्रायंगल होगा, तब थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है इस चीज़ को। तो यही मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा था यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले बड़ी वाली साइड देखेंगे, जो भी लॉन्गेस्ट साइड है, जो भी लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करेंगे, और उसको चेक करेंगे जो बाकी रिमेनिंग साइड है उनके स्क्वायर से, रिमेनिंग साइड के स्क्वायर से, रिमेनिंग साइड के स्क्वायर, जो रिमेनिंग साइड बचा ना, तो उनके स्क्वायर के सम, स्क्वायर का सम करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास 3 साइडें थी, यहाँ पे मान लो इसी 3 साइडें, और सपोज सी सबसे बड़ा है, सी सबसे बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ चेक करेंगे, सी स्क्वायर, तो एक बॉक्स लगाया, और बाकी जो बची हैं 2 साइडें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़। अगर वो बड़ी वाली साइड के स्क्वायर किया हमने, और वो बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो वो कौन सा आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। वो कौन सा आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर मान लो वो सी स्क्वायर जो है वो छोटा हो गया उनसे दोनों से, तो वो हमारे पास हो जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और अगर वो सी स्क्वायर बड़ा आ गया, तो वो हो जाता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये चीज़ है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या, अगर एंगल के बेस में देख के साइड में पूछेगा तो हम आराम से बता देंगे, क्योंकि इक्वल साइड्स इक्वल एंगल्स रखते हैं, तो उस बेस पे। और लॉन्गेस्ट मतलब अगर साइड के बेस से एंगल में पूछा जाए, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो भी बड़ी वाली साइड है उसके स्क्वायर करेंगे, और जो रिमेनिंग साइड है उनके स्क्वायर का सम कर लेंगे। और फिर अगर वो बड़ी वाली साइड का स्क्वायर उन दोनों के बराबर आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल, और इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। अगर वो लेस देन हो गया तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और बड़ा हो गया तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान भी रखें। ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, सर यहाँ पे भी इस प्रकार से चीज़ें हैं, तो हमें क्या पता चल जाए कि सर साइडें में क्या है ना। तो साइड से पता चल जाएगा, अगर कोई भी 2 साइडें बराबर आ गई। अब सर साइड कैसे निकालेंगे, तो 2 डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अभी हमने पढ़ा था, तो वहाँ से निकालेंगे। तो हमने क्या किया, ए बी की डिस्टेंस निकाली है ना, बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, और सी ए की डिस्टेंस निकालेंगे। और ज़्यादा है तो स्क्वायर भी कर लो, स्क्वायर करके निकालेंगे। सर स्क्वायर क्यों कर दिया आपने, तो स्क्वायर से हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि वो रूट वाला पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर किया, तो 4 में से -1 किया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखें। तो 4 माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस हो गया, तो 5 बन गया, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 0 माइनस 1 यानी कि 1, तो कितना हो गया 26। बी सी का स्क्वायर यहाँ पे किया, तो 3 माइनस 1 कितना बन गया, ये 4 हो गया, और ये 6 हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16, और ये 6 का स्क्वायर 36। तो ये तो हमारे पास आ गया कितना, 52। डन। और ऐसे इसका भी निकाल लेंगे, 4 में से 3 गया 1, और फिर यहाँ 5, तो ये भी सर कितना आ गया 1 प्लस 25, 26। अब सर हाँ, 2 साइडें सेम दिख रही हैं, कौन कौन सी वाली, कि सर ए बी और सी है, यानी कि ये दोनों साइडें सेम दिख रही हैं, दोनों साइडें सेम दिख रही हैं। तो जब दोनों साइडें सेम दिख रही हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो दोनों साइडें, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वही 90 डिग्री होगा। अब सर 90 डिग्री आपने एकदम कैसे कह दिया, पहले जानकारी तो लो करो। क्या इन दोनों का स्क्वायर का मतलब जो बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, तो सर बड़ी वाली साइड का स्क्वायर ये रहा, क्या ये इन दोनों के साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है। हाँ हाँ, 26 प्लस 26 इज इक्वल टू 52 होता है। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि जो बी सी का स्क्वायर है वो ए सी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के सम के बराबर है। हाँ, तो हमें ये भी दिख गया कि ये 2 साइडें भी बराबर हैं, और इनके स्क्वायर का सम तीसरी वाली साइड के बराबर भी आ रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो गया। तो बी सी का स्क्वायर, तो बी सी ये रहा, तो इसके सामने जो एंगल होगा वही 90 डिग्री होगा, तो यानी कि ए इसका 90 डिग्री है, ए इसका ए बाई टेक्स पे इसका 90 डिग्री बनेगा। डन, समझ गए ना। तो ये हमेशा अगर कभी भी ऐसा आ जाए इसके लिए नया राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमेशा हमें इससे चूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तुमसे क्वाड्रिलेटर में भी पूछ सकते हैं, तो क्वाड्रिलेटर भी देख लो है ना। तो अगर मान लो क्वाड्रिलेटर आ गया कभी, क्वाड्रिलेटर, तो इस क्वाड्रिलेटर में क्या करेंगे ये भी ध्यान रखो। तो सर जैसे हमारे पास क्वाड्रिलेटर आया,
तो इसके कुछ कुछ टाइप जो सबसे ज़्यादा फेमस है हम उनकी बात करेंगे। तो सर सबसे पहले हमने पकड़ा रेक्टेंगल, फिर पैरेललोग्राम, फिर हमने पकड़ा, पैरेललोग्राम की स्पेलिंग लिख थोड़ा सा बड़ा सा है, पैरेललोग्राम, फिर यहाँ पे कर लेते हैं रोम्बस, और फिर कर लेते हैं स्क्वायर। तो कुछ कुछ बातें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखेंगे हम, कि इसमें जो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अगर जो चीज़ कॉमन होगी वो मैं दोनों में लिखता हुआ जाऊँगा, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी एंड पैरेलल होंगी, दोनों में ही है ये, क्योंकि मैं दोनों में लिखता हुआ गया हूँ। इसमें भी बिल्कुल सेम, इसमें क्या है कि ऑल साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी। रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पे मैंने जब लिखा है तो मैं ऐसे कर दूंगा। तो रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर नहीं होते, बराबर नहीं होते। अच्छा, यस सर बराबर होते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि सर डायगोनल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। स्क्वायर के अंदर भी जो डायगोनल होते हैं वो बराबर होते हैं। अब यहाँ पे जो है D1 एंड D2, D1 एंड D2, D1 D2 का मतलब क्या है कि डायगोनल 1 और डायगोनल 2, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटर के अंदर दो डायगोनल्स होते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटर के अंदर हमेशा दो डायगोनल्स होते हैं, दो डायगोनल्स होते हैं। तो D1 एंड D2। अच्छा, कभी भी मतलब कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी पॉलीगन, तो उस पॉलीगन में जो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n-3/2। तो अब अगर तुम्हें निकालना है क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर में कितनी, जहाँ पे n जो है वो साइड्स है, n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स है। तो अगर तुम रखो, चार रखो यहाँ पे, n की जगह पे 4 रखा, 4 इंटू 4 - 3 = 1, तो 4 × 1 = 4, और 2 से डिवाइड करोगे 2, यानी कि दो डायगोनल्स आएंगे। अब मान लो कोई निकालना चाहता है सर पेंटागन में कितने डायगोनल्स होंगे, तो रख दो n की जगह 5, तो 5 × n - 3 = 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 5। तो ध्यान दो, यानी कि पेंटागन यानी कि जो 5 साइडों वाला पॉलीगन होता है वो स्पेशल पॉलीगन होता है, क्योंकि उसमें ना जितनी साइड्स हैं उतने ही उसके डायगोनल भी होते हैं, और वो अंदर ना एक स्टार जैसी फिगर बनाता है। आगे देखा हमने कि D1 और D2 इसमें भी इक्वल होते हैं, D1 D2 इसमें भी इक्वल होते हैं, स्क्वायर वाले में भी। और यहाँ पे जो D1 एंड D2 है दोनों में ही, D1 एंड D2 जो है वो बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, यानी कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो दोनों में, है ना, वो कैसे होते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री भी बनाते हैं, 90 डिग्री भी बनाते हैं। यहाँ पे जो D1 होता है वो बराबर नहीं होता D2 के, है ना। ओके डन। और यहाँ पे लिख देंगे D1 एंड D2 बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों में ही जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बराबर बराबर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कभी भी हम लोग कैसे क्या करेंगे, ध्यान से देखना, कि अगर कभी ऐसे आ गया कि रेक्टेंगल और पैलोग्राम में हमें पहचानना हो, तो हमने देखा कि सर चार साइडें होंगी, ए बी बी सी सी और ए बी बी सी सी डी और डी है, ये चार साइडें होंगी, चार साइडें हम फाइंड करेंगे, उनमें कोई भी दो साइडें आपस में बराबर आ गई तो हम कह देंगे कि वो रेक्टेंगल हो गया या पैरेललोग्राम होगा। या और उसके बाद क्या होगा कि फिर हम लोग ना उसको डायगोनल्स चेक करेंगे, अगर वो डायगोनल्स बराबर आ गए तो रेक्टेंगल बन जाएगा वो, और डायगोनल्स बराबर नहीं आए तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ऐसे हम ध्यान रखेंगे। ऐसी रोम्बस में सारी साइड कैलकुलेट करी, सारी बराबर आ गई, अच्छी बात है, तो वो रोम्बस हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है। स्क्वायर कब होगा, स्क्वायर कब होगा, जब वो उसके डायगोनल्स जो है वो बराबर आ जाए, और रोम्बस क्या होगा, जब दोनों के डायगोनल्स बराबर ना आए। तो यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास, है ना, तो यहाँ पे जो D1 होता है वो नॉट इक्वल टू D2 होता है, ऐसे यहाँ पे भी लिख देंगे D1 जो होता है वो नॉट इक्वल टू D2 होता है, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट वाली बात है वो मैंने लिख दी, बाद में कुछ और आएगा तो मैं ऐड ऑन कर दूँगा, ठीक है भाई। तो ये आ गया डिस्टेंस फार्मूला का, ये एक यूज है ना एनसीईआरटी में, कि फाइंड द डिस्टेंस P एंड Q व्हेन PQ इज पैरेलल टू द बाई एक्सिस, यानी कि PQ जो वो पैरेलल एक्सिस के बाई एक्सिस के पैरेलल है। डन। तो अब ध्यान से देखना, अगर कोई डिस्टेंस मैं बना के दिखाता हूँ, बना के ही दिखा देता हूँ, ठीक है, ऐसे था। और PQ इज पैरेलल टू द बाई एक्सिस, यानी कि PQ जो वो पैरेलल है बाई एक्सिस के, तो हमने कुछ ऐसे दिखा दी लाइन, ठीक है, ऐसे दिखा दी। ये PQ मान लेते हैं, ये PQ लाइन मान लेते हैं कि ये PQ लाइन जो है वो पैरेलल है बाई एक्सिस के। डन।
अब ना मैं इसके बीच में डिस्टेंस चाहता हूँ, डिस्टेंस चाहता हूँ। तो अब तुम देखो कि इसमें तो बाई एक्सिस से तो डिस्टेंस इसकी सेम ही आएगी हमेशा। इसके बीच में फर्क क्या आएगा कि सर, तो अब तुम देखो कि यहाँ पे फर्क कहाँ दिखेगा हमें। तो यहाँ से तुम देखोगे, यहाँ से तुम देखोगे, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है, डिस्टेंस जो है वो सेम ही है। और ये एक्स को कहीं ना कहीं कट कर रही होगी, एक्स को कहीं ना कहीं कट कर रही होगी, बिल्कुल कट कर रही होगी सर। तो ये वाला जो पार्ट है वो देख लेते हैं हम कैसे बनेगा। तो फाइंड द डिस्टेंस पी एक्स वन, पी जो है वो एक्स वन कॉमा वाई वन है। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि बिल्कुल अलग अलग पहुंचेंगे ना। और क्यू जो है वो एक्स टू बाई टू है। डन, ये चीज़ हमें दे रखी है। तो तुम देखो यहाँ से जो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, अच्छा ये एक्स वन है, ये एक्स टू है। तो सर यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि सर एक्स वन जो है वो बराबर होना चाहिए एक्स टू के, क्योंकि तभी तो पैरेलल होगा बाई एक्सिस के। तो हमें क्या दिखा यहाँ पे कि अगर पैरेलल होगी बाई एक्सिस के तो हमें देखना चाहिए कि एक्स वन जो है वो बराबर होना चाहिए एक्स टू के। और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी जब, तब सर कि पैरेलल लाइंस पे बाई एक्स सेम रहता है। पैरेलल लाइंस पे एक्स वो सॉरी, जो वर्टिकल लाइन है उस पे एक्स सेम रहता है। तो वर्टिकल लाइन पे हमने देखा कि जो वर्टिकल लाइन है उस पे एक्स सेम होगा, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उस पे बाई सेम होगा। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। तो सर ये वर्टिकल लाइन है तो इस पे एक्स सेम होगा। अब ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल होगा, तो यानी कि यहाँ पे बाई सेम होगा, तो यानी कि कह सकते हैं कि बाई वन जो होगा वो बराबर होगा बाई टू के। अब तुम देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला देखना कि सर जो पी क्यू का अगर मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखता तो वो क्या होता कि सर दो पॉइंट है, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस ये है मैं। तो सर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। हाँ या ना? ठीक है। अब जैसे ही हमने एक्स वन इजक्वल टू एक्स टू किया तो ये तो हट ही गया, अब केवल बचा इतना। तो जब ये इतना बचा तो इसके स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा सर, ये वाला है ना, ध्यान से देखना, ये वाला अगर पैरेलल होगा वाई एक्सिस के तो ये जीरो हो जाएगा। अगर पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट, है ना। तो ध्यान रखेंगे पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं, अब तो हम बहुत जल्दी लिख सकते हैं कि सर क्या होगा इस वाली जगह पे। ये मैंने देखा, तो ये पैरेलल वाई एक्सिस दिखा रहा था, तो सर ये वाला जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। तो बचेगा केवल इतना बाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो जैसे उसका रूट लोगे तो हमें पास क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ बाई टू माइनस वाई वन। तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। और ऐसे इसमें क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन। देन ठीक है भाई, हो गया क्लियर। तो ध्यान रखेंगे। देन तो सही, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब ये आ गया कि दो पॉइंट्स आर कैसे हैं, कि मतलब ये पॉइंट्स कैसे हैं। तो वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल एंगल, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। इसको मान लेंगे ए, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, और तीनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। अगर तीनों के बीच में जो डिस्टेंस निकाला, क्या वो अगर सबका सेम आ गया तो इक्विलेटरल एंगल हो गया। सर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, जो भी डिस्टेंसेस आई हैं उनमें देखेंगे कि सबसे बड़ी वाली स्क्वायर का जो सम है, साइड का स्क्वायर का सम है, स्क्वायर है, वो क्या दो बची हुई साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगर मान लो वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो मान लो कोई दो साइडें आ गई सेम, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है ये सुनो, कि कभी भी अगर हमारे पास ना तीन पॉइंट्स या तीन से ज़्यादा पॉइंट है ना, तो कभी भी एक से ज़्यादा पॉइंट जो होंगे हमारे पास, अगर वो एक ही लाइन पे लाई करें तो कुछ इस प्रकार से ए बी और कुछ ऐसे हमने मान लिया सी, तो अगर ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है ना, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और कोलिनियर पॉइंट्स ना कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे नहीं। तो ध्यान रखेंगे हमेशा कोलिनियर अगर कभी आ जाए तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो जीरो हो जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो जीरो हो जाता है। धन ये भी ध्यान रखेंगे। तो क्योंकि वो उससे ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो जीरो हो जाएगा। अब हमने देखा ये वाला पार्ट्स, तो हम ये चेक करेंगे क्या किन्हीं दो साइड का सम, सिंपल सिंपल, किन्हीं दो साइड का सम तीसरी वाले के इक्वल आ रहा है, आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो वो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो हमने एक और ये देखा कि अगर कभी भी कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो उनमें किन्हीं भी दो पार्ट्स का जो सम होगा वो तीसरे के बराबर होना चाहिए। आइए बस,
सर ऐसा तो आइसोसेलेस में भी होता है, आइसोसेलेस गलत बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ना क्या होगा कि आइसोसेलेस में दो साइडें सेम आ जाएंगी, ठीक है ना, तीसरी अलग आ जाएगी। तो ये भी ध्यान, ठीक है ना। तो जो हमने अभी पीछे बताया कि सर एक रेक्टेंगल, एक क्वाड्रेट इज अ रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर इक्वल। स्क्वायर कब होगा? जब सारी साइडें इक्वल हो और उसके डायगोनल्स भी इक्वल हो, है ना। स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होंगे और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल, तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी बट डायगोनल्स नहीं इक्वल होंगे। रोम्बस में क्या होगा? रोम्बस में क्या होगा कि सर सारी साइड्स इक्वल होंगी और डायगोनल्स जो है वो नॉट इक्वल होंगे, नॉट इक्वल, देखो नॉट इक्वल। बट जो डायगोनल ऑफ रोम्बस है वो इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, यानी कि ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो राइट एंगल में इंटरसेक्ट जो करते हैं वो केवल दो ही करते हैं, रोम्बस और स्क्वायर, ठीक है। वो मैंने पीछे बताली स्लाइड में बता भी दिया। तो अब भैया ये ट्राई करना, ठीक है ना, ट्राई करना। क्या ये एक रोम्बस है? तो वो प्रूफ देर लिखा है तो रोम्बस ही होगा। तो हमें क्या करना है सर, चारों साइड सेम आ जाएंगी और जब तुम इनके डायगोनल्स निकालोगे तो वो सेम नहीं आएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन फार्मूला, अगेन इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन फार्मूला कैसे काम करता है ध्यान से देखेंगे। मान लो हमारे पास ना ये एक लाइन ए बी थी जिसपे एक कोई पॉइंट यहाँ पे पी था। उसने क्या किया, इस पी के लिए मैंने देखा कि इस पी से जो ए वाला पार्ट था यानी कि इसको डिवाइड कर दिया ना उसने। जैसे मान लो हमारे पास एक लाइन थी ये, और ये कोई एक पॉइंट ए था, ये एक पॉइंट बी था, तो ये एक ए बी डिस्टेंस थी हमारे पास। अब क्या हुआ, एक पी पॉइंट आया कुछ इस प्रकार से, उसने इस लाइन को डिवाइड किया, सही बात है। अब डिवाइड ना दो तरीके से भी होता है, तीन तरीके से भी होता है, हर तरीके से भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर ये पी बीच में आ जाता बिल्कुल, तो मैं कह देता कि पी जो है इसका मिड पॉइंट है। डन। अभी ये ना ये पी इसका मिड पॉइंट नहीं है। तो क्या हुआ, सपोज कर लिया कि इसने ना कुछ एम इस टू एन में डिवाइड कर दी लाइन को, तो वही लिखा है यहाँ पे। तो मान लो हमने ना इस एम को ऐसे एम इस टू एन में डिवाइड करवा दिया। डन। तो ये चीज ध्यान रखेंगे हमारे पास कभी ऐसा आ जाए, ठीक है ना। तो फिर इसका फॉर्मूला कैसे बनता है? तो इस p में x वाई लिखे ना, तो इस p x वाई को कैसे लिखते हैं ये ध्यान रखो। तो इस m का मल्टीप्लाई इस x2 के साथ, मतलब ये ऐसा जाता है और n आगे आता है। तो पहले x लिखा है तो x का पहले लिखा जाएंगे। तो m x2 प्लस n x1 और अपॉन में m प्लस n। फिर ऐसी सेम बाई के लिए चलता है, m बाई टू प्लस n y1 और अपॉन में m प्लस n। तो ये हमारे पास आ जाता है सेक्शन फॉर्मूला। अब क्या हुआ कि अभी इस लाइन ने, सुनना मेरी बात, अभी क्या था, ये लाइन थी कुछ ए बी और पी यहाँ पे बैठा था। पी ने इसको पी ने इसको एम इस टू एन में डिवाइड कर दिया। तो ऐसे जब हमारे पास कोई भी पॉइंट है जो लाइन को डिवाइड कर रहा है लेकिन उसके अंदर रह के, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनली डिवीजन, इंटरनली डिवीजन। और अब हमारे पास क्या होता है, मान लो कभी ऐसा आ गया कि ये क्यू बाहर आ गया, मतलब कोई एक पॉइंट क्यू है जो बाहर है और वो भी इसको कुछ ए की तरफ से एम और बी की तरफ से कुछ एन में डिवाइड कर दिया इसने। तो अब क्या होगा कि इसने भी एम इस टू एन में डिवाइड किया है। तो हमारे पास क्या होगा कि ये सर एम इस टू एन में जैसे डिवाइड हुआ तो ये भी, ये अब लाइन से बाहर था तो इसके लिए इसको बोलेंगे एक्सटर्नली डिवीजन। डन। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि सर इंटरनली डिवीजन में उसके अंदर बैठा होता है और एक्सटर्नल डिवीजन में उसके बाहर बैठा हुआ होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हमेशा। तो अब एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहता है, माइनस आ जाता है बीच में इस प्रकार से। अब देख लो तुम कि सर ए यहाँ पे था, ए ये रहा, बी यहाँ रहा, लेकिन अब की बार पी यहाँ पहुँच गया बाहर बिल्कुल। तो इसने यहाँ पे डिवाइड किया होगा कुछ, तो यहाँ पे ये पूरा एम, मतलब ए की तरफ से एम और बी की तरफ से एन, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये इस प्रकार से, और एम जो है वो इक्वल नहीं है एन के, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन में हमारे पास बीच में माइनस आ जाता है और ये एम जो है वो बराबर नहीं है एन के, ठीक है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस इन द रेशियो 3:1। डन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका डिवीजन वाला पार्ट्स बता देना है कि किस प्रकार से ये डिवाइड कर रहा है, आई बस में। तो हमने कह दिया, मान लिया उस, सपोज हमने पी से मान लिया उसको पॉइंट को कि वो पी एक्स कमा वाई होगा। अब इसको x1 y1, इसको x2 y2 मार दिया। अब क्या होता है, ये सर m हो गया, ये n हो गया, तो m x2, तो 3 9 = 27 प्लस n x1, तो n हमारे पास ये 1 रहा और x1 ये रहा, तो 1 × 5 5 हो जाएगा, अपॉन में m प्लस n यानी कि 4। ऐसी सेम बाई के लिए भी करेंगे, तो 3 6 = 18
और प्लस यहाँ पे माइनस हो गया 2 और अपॉन में 4। यहाँ पे 27 प्लस 5 32, 32 को 4 से डिवाइड करोगे 8 आ जाएगा, 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यानी कि ये जो पॉइंट पी है वो 8,4। अच्छा, कभी ना तुमसे उल्टा भी सवाल पूछ सकता है। मान लो उसने वो वाला पॉइंट ही दे दिया और तुमसे पूछा जाएगा कि वो रेशियो कितना है सॉरी, तो वो रेशियो कितना है ये भी हमसे पूछा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे हम लोग उस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे। तो हमें ध्यान दो, m/n वाला टाइप रेशियो होता है। हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, मतलब n से डिवाइड कर दिया। तो n से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, m/n/1। अब मैंने m/n को k मान लिया और इसको (1) कर दिया। तो इससे फायदा क्या हो जाता है, ध्यान से देखना कि हमें m और n दो वेरिएबल्स नहीं देखने के लिए मिलते, तो हमें एक ही वेरिएबल देखने के लिए मिलता है k। और k की सपोज वैल्यू 2 आ गई तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1, क्योंकि इसके नीचे अपॉन में 1 होता है। अगर मान लो k की वैल्यू 2/3 आ गई तो यहाँ पे 2:3 होता है। ये ध्यान रखेंगे ऐसे। आई समझ में? हो गया ना दोनों? तो ऐसे हम लोग इसको भी ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से इसको यूज करते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दिया। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि m/n में मानने की बजाय, है ना, हम लोग k:1 मानते हैं, जिससे ये फायदा रहता है थोड़ा। अब आ गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट आ गया सर, मिड पॉइंट होता है बीच में, तो मतलब जितना m होगा उतना ही n होगा, तो दोनों में रख दो। तो m/n बराबर क्या हो जाएगा, n/n, मतलब m को n के बराबर रख दिया, ये तो सर कट जाएगा, तो 1:1। यानी कि मिड पॉइंट जब भी बात किया जाएगा तो वहाँ पे जो रेशियो होता है वो 1:1 का होता है। ये अपने आप से ध्यान रखेंगे ये। ठीक है, तो 1:1। तो अब 1:1 तो और ही फायदा है, तो सीधा डायरेक्ट x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो होता है ना, m से दिखा देता हूँ मैं। तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 रख दो सारी वैल्यूज। जैसे हम यहाँ पे रखेंगे तो -2 + 3, -2 + 3 कितना हो गया, 1, 1/2। और ऐसे -5 -1 तो कितना हो गया, -6/2, यानी कि -3। बाकी कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, कंसेप्ट यही रहता है। ठीक है ना, आगे जा। अब इन व्हाट रेशियो आ गया। अब उसने कह दिया कि इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग दिस एट दिस डिवाइडेड बाय द लाइन दिस। आई वाज में ये आ गया हमारे पास। तो हमने क्या कर दिया, अब की बार अच्छा लाइन दे दिया हमसे कि इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग दिस वाली लाइन जो है जो वो ज्वाइन कर रही है वो डिवाइड बाई दिस लाइन। तो यानी कि किस रेशियो में इसने डिवाइड कर दिया। मतलब क्या है कि कोई एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -1,1, एक बी कोऑर्डिनेट है जिसके कोऑर्डिनेट है 5,7। कुछ इस प्रकार से था, ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई और इसको कोई एक लाइन काट गई, ये x + y = 4। तो इसने उस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया है ये हमसे पूछा है, m/n। तो हमने अभी बोला है कि जब भी रेशियो मानना होगा तो हम लोग क्या मानेंगे, k:1 मानेंगे, k:1 मानेंगे। चलो इस पॉइंट को हम लोग अपनी तरफ से p मान लेते, तो पहले तो p कैलकुलेट कर लेते हैं। तो p x, y क्या आएगा ये हम लोग ध्यान देते हैं। तो सर क्या किया, ऐसा मल्टीप्लाई होता है इसका इधर और 1 वाले का इधर, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। तो k m(x2) है ना, ऐसे चलता था, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो k का मल्टीप्लाई इधर और फिर 1 इधर। तो 5k प्लस 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ अपॉन में k + 1, कॉमा फिर ऐसे 7k और +1 अपॉन में k + 1। डन, ये आ गया। अब हमने क्या किया, इसको पॉइंट को ये देखा तो ये वैल्यूज इस प्रकार से आ गई। तो मुझे बताओ क्या ये जो पॉइंट है वो इस वाली लाइन पे ही लाई कर रहा है, हाँ जी लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यस करेगा। तो बस मैंने यही किया, तो हमने क्या कर दिया, पॉइंट पी सेटिस्फाई दिस लाइन कौन सी लाइन, x + y = 4। ठीक है ना, x + y = 4। x + y = 4। तो पॉइंट पी सेटिस्फाई दिस लाइन, तो हमने रख दिया इसमें। तो x की जगह पर रख दिया ये वाला 5k -1 अपॉन k + 1। फिर ऐसे y की जगह पर रख दिया 7k + 1 अपॉन k + 1 और = में 4 था ही। अब एलसीएम दोनों का सेम है तो k + 1 ऐसे रहेगा, तो ऊपर वाला ऐड हो गया 7k और +5k,
12k और -1 + 1 हो गया 0, है ना, तो 0 हो गया, और इधर साइड हो गया 4 टाइम्स k + 1। तो यहाँ से सॉल्व कर दिया, 12k में से 4k गया तो 8k बचा, और 8k इज इक्वल टू 4 आ गया, है ना, इधर साइड से यही तो बचा, यस सही। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगा 1/2, k की वैल्यू आ गई 1/2, डन। तो k की वैल्यू 1/2 आ गया, तो हम लोग रख देंगे, तो यानी कि हमारे पास आ गया, यानी कि m/n। तो जब m/n आ गया वो कितना आ गया 1/2। तो ध्यान रहेगा, क्योंकि हमारे पास ना, अभी हमने इसीलिए बोला था कि कभी m/n है तो ऐसे ना मान के हम लोग क्या मानेंगे, k/1 मानेंगे, और k की वैल्यू होगी तो उसको हम लोग ऐसे फ्रैक्शन टाइप में छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसका एक डायरेक्ट तरीका होता है जिसको क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट रेशियो निकाल लेते हैं सॉल्व करके। कैसे? सबसे पहले पहले वाले पॉइंट को रखा माइनस के साथ, है ना, मतलब माइनस ऑफ होता है, तो माइनस ऑफ पहले वाले पॉइंट को रखा इसमें, तो माइनस का 1 प्लस का 1 0, तो माइनस का 4, अपन दूसरा वाला पॉइंट रखा तो 5 + 7 12, 12 में से 4 गया 8, तो रेशियो आ गया हमारे पास कितना 1:1:2, है ना, 1:2। तो ऐसे करके ये शॉर्ट होती है जो हमने सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसे आ जाए। देन चलो, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, चलो इसको ना हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, है ना, यहाँ से। तो हमारे पास अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, डन। तो आज की क्लास में हमने थोड़ा सा ये चीज़ें समझी कि बेसिक बेसिक वाला पार्ट कैसा है स्ट्रेट का, और बढ़िया सा हमने एक सेशन लिया, इस पर ख़त्म किया, ठीक है। ध्यान रखेंगे सारी चीज़ों को, थोड़ी बहुत स्लाइड है इसके अंदर, बाकी हम लोग ना बाकी बाद में देखेंगे ना। चलिए, तो फिर आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा समझा कि ये कैसा है, एक ये हाइब्रिड मॉडल है जो कि किसने दिया है, कैसे दिया है, उस सारी चीज़ों को कवर किया। बाद में हमने फिर इसको आगे बढ़ाया, है ना, फिर हमने स्लोप्स पढ़ा, मतलब सॉरी, उसका डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, फिर उसके बाद सेक्शन फार्मूला पढ़ा। इनको हमने कंबाइन किया, कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी किए, कुछ अलग अलग कंसेप्ट भी पढ़ते हुए चले हैं, ठीक है ना। बाकी कल हम लोग सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल को पढ़ेंगे, है ना, बाकी आगे यूज करते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, है ना। तो बहुत अच्छा सेशन है, तो एक बार कमेंट करके बताएं हमें, जो भी सेशन लगा हो कैसा लगा, ये सेशन कितना अच्छा आया। बाकी हम लोग शेष कल देखते हैं, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप रीडिंग, ओके।